हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, शिक्षक के लिए आवश्यक, जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों के शिक्षण के तरीके में परिमार्जन परिशोधन हेतु समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यम से 3 हस्त पुस्तिकाएँ निर्मित की गई हैं। पहली हस्त पुस्तिका है आधारशिला, दूसरी है ध्यानाकर्षण और तीसरी है शिक्षण संग्रह। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात दोस्तों ये है कि ध्यानाकर्षण, सबसे बड़ी बात अटेंशन सीकिंग करना है। हमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है। बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम के लिए हमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है। तो आज हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल यानी ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं, महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, इन दिनों प्रत्येक जनपद में परीक्षाएं चल रही हैं, लॉकडाउन अवधि है और हमारा राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा प्रत्येक शिक्षक को योजनागत अवधि में क्षमता संवर्धन हेतु तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में जब विद्यालय खुल जाए तो शिक्षक इन सारे मॉड्यूल और इनके प्रत्येक बिंदु से अच्छी तरह से वाकिफ़ हों। तो बिना देर किए आते हैं दोस्तों, देखते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। जब हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की बात करते हैं तो गौर करने की बात है कि इस मॉड्यूल में कुल 142 पेजेस हैं। कितने हैं दोस्तों? 142 पेज। और ये मॉड्यूल कुल 4 भागों में विभक्त है। पहले भाग में हम बात करते हैं ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, ध्यानाकर्षण की ज़रूरत ही इस बात को लेकर के है कि हम जो भी शिक्षण करने जा रहे हैं वो अधिगम आधारित शिक्षण करने जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे का सत्र के प्रारंभ में कक्षा 3 से लेकर के 8 तक पढ़ने वाले बच्चों का सत्र के प्रारंभ में ही उनका क्या होगा, एक असेसमेंट होगा, एक उनका आकलन होगा। किसका आकलन होगा? उनकी लर्निंग का, उनके अधिगम का, उनके सीखने के स्तर का। तो जब ये आकलन होना है और ध्यानाकर्षण की हमें आवश्यकता क्यों है? इसलिए इसकी आवश्यकता है दोस्तों क्योंकि प्रत्येक कक्षा में हर विषय में उससे संबंधित दक्षता है। चाहे हिंदी विषय हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे गणित हो, हर विषय से संबंधित एक दक्षता है जिसको कि बच्चा पूरे वर्ष भर उसी दक्षता पे शिक्षक को काम करना होता है। अगर एक वर्ष बच्चा किसी कक्षा में रहता है तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी वांछित दक्षताएं हैं बच्चा पूरा का पूरा एसिमिलेट कर लेगा, बच्चा पूरा का पूरा ग्रैस्प कर लेगा। कक्षा 2 में बच्चा जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कक्षा 1 की जो दक्षताएं वांछित थी बच्चे के व्यवहार में परिलक्षित होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता जो हम अपेक्षा करते हैं और जो वास्तविक में आकलन होता है उसके बीच में गैप होता है। एक ही कक्षा के विभिन्न बच्चों के बीच में अधिगम का जो स्तर होता है, लर्निंग का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे जिन दक्षताओं को हमने निर्धारित कर रखा है उसके अनुरूप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका लर्निंग जो आउटकम है वो ए कैटेगरी का होता है। और जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उनका लर्निंग आउटकम सी कैटेगरी का होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की ये कोशिश है कि हम सी कैटेगरी के बच्चे को ए कैटेगरी के बच्चे के बीच में ले जाएं। हर एक बच्चे का जो लर्निंग का जो गैप है, जैसे कहने का मतलब शुरू में सत्र के प्रारंभ में हम हर एक बच्चे का लर्निंग का जो लेवल है उसको नोटिस करेंगे, उसको असेस करेंगे। उसके बाद हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस दक्षता से संबंधित पूरा का पूरा लर्निंग आउटकम वो प्राप्त करे। खैर, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा भाग 2 क्या कहता है। भाग 2 हमारा बात करता है लर्निंग आउटकम और उसके असेसमेंट पे। अभी जो बातें मैंने आपको बताई,
इसी के अंदर अधिगम स्तर में अंतर, जैसे कि मैंने अभी दोस्तों बताया कि लर्निंग लेवल में डिफरेंस होता ही है। जो हमने कक्षा में अपेक्षा, कक्षा 1 में हमने 1 से 100 तक गिनती हमने अपेक्षा कर रखा है, हमारे शासन ने अपेक्षा कर रहा है। तो कक्षा 2 में बच्चे के बिहेवियर में वो दक्षता दिखनी चाहिए, यानी कक्षा 2 में अगर जो उसकी वास्तविक दक्षता का मूल्यांकन किया जाए और बच्चा गिनती बिल्कुल नहीं जानता है, तो दोस्तों उसको क्या है, लर्निंग गैप है। जो सीखना चाहिए, जो अपेक्षित हमारा जो परिणाम है और जो वास्तविक बच्चा शोकास कर रहा है, बच्चा जो दिखा रहा है, बच्चे का जो मेज़रमेंट हो रहा है और जो बच्चे से एक्सपेक्टेड है, उसमें अंतर है, वही लर्निंग गैप्स है। तो अधिगम स्तर का हम शुरू में आकलन करते हैं, बच्चों का चिन्हांकन करते हैं। क्या चिन्हांकन करते हैं? यही कि कौन सा बच्चा है जो लर्निंग आउटकम में ए कैटेगरी का है, कौन बी, सी। अच्छा, जो भी ध्यानाकर्षण की विधा अपनाई जाएगी वो बी और सी कैटेगरी के बच्चों के ऊपर होगी। आप जो भी फोकस करेंगे बी और सी के बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, ए कैटेगरी में ले जाएंगे। अब भाग 3 में बात करते हैं कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकी। कक्षा शिक्षण जब आप कार्य कर रहे होंगे तो आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, आपकी तकनीकी क्या होंगी। तो इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 तकनीकों के बारे में बात किया गया, मैं आगे बात करूंगा। तो शिक्षण कार्य से पहले आपकी क्या तैयारी होगी, फिर शिक्षण आप कार्य कर रहे होंगे तो उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपका व्यवहार क्या होगा, कैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रयोग कर रहे होंगे, कैसे नॉलेज को डिलीवर कर रहे होंगे, कैसे बच्चे के बिहेवियर को आप असेस कर रहे होंगे, ये बातें होनी हैं। और शिक्षण तकनीकियों पर आप आधारित शिक्षण योजनाएं भी तैयार करेंगे। और भाग 4 परसिस्ट है। परसिस्ट में आरंभिक परीक्षण के प्रपत्र हैं, इसमें इनिशियल टेस्टिंग के आपके प्रपत्र हैं और जो आप टेस्टिंग करेंगे हिंदी कक्षा 3, गणित कक्षा 6, विज्ञान जो है कक्षा 8 का, अंग्रेजी कक्षा 4। परसिस्ट 2 में जो दिया गया है अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, हिंदी गणित विज्ञान अंग्रेजी। परसिस्ट 3 में प्रभावित शिक्षण तकनीकी तालिका है और परसिस्ट 4 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, जिज्ञासा वाले प्रश्न। और परसिस्ट 5 में ध्यानाकर्षण शिविर। दोस्तों ध्यानाकर्षण जो शिविर आप लगाएंगे वो 50 दिन का होगा, ये अक्सर प्रश्न आता है। आगे चलते हैं हम और थोड़ा आपको क्लैरिफाई करते हैं, पूरा का पूरा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और आप जब चिंतन करेंगे तो तमाम चीज़ें स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे बात करते हैं कि ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल ये कहता है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसे कोठारी आयोग यानी कोठारी कमीशन ने 1964-66 में कहा था। हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है। दोस्तों ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की शुरुआत ही इसीलिए हुई कि हमारी कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो लर्निंग का लेवल है, जो सीखने का स्तर है, वो क्या है, अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कक्षा 3 में बच्चा आ गया है, कक्षा 1 और 2 की कोई भी विषय से संबंधित दक्षता, गणित को ही ले ले तो कक्षा 1 में अगर ये है कि 1 से 100 तक की गिनती, कक्षा 2 में अगर इकाई के अंकों का जोड़ है, कक्षा 3 में जब बच्चा आता है तो उसे गिनती 1 से 100 तक आनी चाहिए। कक्षा 2 की जो दक्षता है, इकाई के अंक का जोड़ भी उसे आना चाहिए। अगर बच्चे में 1 to 100 की नंबर्स का नॉलेज उसे नहीं है और इकाई यानी वंस की डिजिट को आपस में वो ऐड नहीं कर पा रहा है, सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप ये मान के चलते हैं कि कक्षा 3 में जो दक्षताएं निर्धारित हैं बच्चा उनके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यही बात है, इसको नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने कहा था। किसने कहा था? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। दोस्तों अभी प्रतापगढ़ जनपद में कुछ ध्यानाकर्षण प्रश्नोत्तरी है, उसमें भी NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने इसे कहा था। आप नोटिस करना, ये क्वेश्चन भी
हमारे एसआरजी ग्रुप ने डिज़ाइन कर रखा है। फिर बात करते हैं कि कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, विज्ञान का लर्निंग आउटकम्स को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षक हेतु मददगार है। अब ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 3 से लेकर 8 तक जो भी क्लासेस रन करती हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, ख़ास तौर पे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस के लर्निंग आउटकम्स को अपेक्षा के अनुरूप लाने में, अपेक्षा के अनुरूप अब क्या है, किसी भी कक्षा में जो विषयगत दक्षता है उस दक्षता के अनुरूप बच्चे को ले आने में, अभी कोई भी बच्चे का जब आप शुरू में इनिशियल टेस्टिंग करेंगे उसके लर्निंग को मेज़र करेंगे तो वो किसके संदर्भ में करेंगे। अगर कक्षा 3 में बच्चा है तो उसका ग्राउंड क्या बनेगा, उसके लर्निंग के मेज़रमेंट का ग्राउंड कक्षा 1 और 2 से संबंधित दक्षताएं ही होंगी। जब आप शुरू में इनिशियल टेस्टिंग करेंगे तो कक्षा 1 और 2 की जो दक्षताएं हैं उससे संबंधित प्रश्न ही बना करके बच्चों की इनिशियल टेस्टिंग करेंगे। तो यही चीज़ है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के माध्यम से आप ये जान लेते हैं कि कक्षा 3 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सारे विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस में लर्निंग आउटकम को आप अपेक्षा के अनुरूप लाने में शिक्षक हेतु इससे मदद मिलती है, इस मॉड्यूल, इस हस्तपुस्तिका से। अब आप कहेंगे कि सर लर्निंग आउटकम क्या है। तो दोस्तों लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों या दक्षताओं, परिणाम आधारित दक्षता। अभी ये प्रश्न आएगा या आया होगा लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम आपका रिजल्ट बेस्ड स्किल है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती है। कक्षा 1 और 2 में जो विषयगत दक्षता है, बच्चा साल भर अगर उसमें पढ़ता है, 1 में पढ़ता है तो विषयगत दक्षता बच्चे के बिहेवियर में विजिबल होनी चाहिए, ऑब्जर्व होनी चाहिए, तो वो लर्निंग आउटकम है। कक्षा 2 में जो विषयगत दक्षता है 1 साल यानी सत्र की समाप्ति पे बच्चे के बिहेवियर में विजिबल होनी चाहिए, वो ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, वही दक्षता है। तो कहने का मतलब यही लर्निंग आउटकम है, जो हम लोगों ने विषयगत दक्षता रखा है वो बच्चे के व्यवहार में परिलक्षित हो, यही लर्निंग आउटकम है। अब आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दें, यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। दोस्तों परिणाम आधारित लक्ष्य है लर्निंग आउटकम, जो बच्चों की प्रगति का आकलन गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। लर्निंग आउटकम हमें ऐसे की पॉइंट्स देता है कि हम बच्चे का जो मूल्यांकन है न केवल मात्रात्मक रूप में बल्कि हम गुणात्मक रूप से भी कर सकते। कोई बच्चा है मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, सिंगिंग में, डांसिंग में या बोलने में अच्छा है, तो हम उसे अच्छा ही कहेंगे। हमारा पैरामीटर केवल संख्यात्मक नहीं होगा, हमारा गुणात्मक भी होगा। दोनों चीज़ें हमें देखनी है। लर्निंग आउटकम में दोनों बातें शामिल हैं, सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें मात्रात्मक यानी संख्यात्मक बात भी शामिल है और गुणात्मक भी बातें शामिल हैं। अच्छा, शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षण विधियां, नवाचार, इसका ये प्रयोग करके शिक्षक क्या करता है, आईसीटी का प्रयोग कर लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में दोस्तों जो भी शिक्षक का नॉलेज है, शिक्षक का अपना स्किल है, शिक्षक का अपना एक्सपीरियंस है, शिक्षण का वे ऑफ डिलीवरिंग द नॉलेज एंड कंटेंट है, आईसीटी का प्रयोग है, ये सब कुछ हेल्पफुल है लर्निंग आउटकम को अचीव करने में। वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर होता है। अब भाई बच्चा कक्षा में हमने अपेक्षा कर रखा है ये इतना इतना बच्चे ने को सीख लेने हैं, बच्चा सीख नहीं पाता, जो है एक्चुअली जो उसके बिहेवियर में जो परिलक्षित होता है वो उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता। तो लर्निंग गैप्स इसी को कहते हैं। अधिगम के बीच में, अधिगम स्तर के बीच में जो अंतर होता है वो यही है, लर्निंग गैप्स।
अच्छा, आकलन अब शुरू में बच्चे का शुरू में जैसे सत्र के शुरुआत में आप कक्षा 3 में है बच्चा, कक्षा 1-2 की विषयगत दक्षता आपको देखनी है, तो आप जो भी विषय है हिंदी ले लेंगे, तो आप जो भी प्रश्न पत्र बनाएंगे आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए, उसमें 20% जो क्वेश्चन है वो ज्ञानात्मक होंगे, 50% बोधात्मक होंगे, 20% अनुप्रयोगात्मक होंगे, 10% तर्कात्मक होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। कक्षा 3 से 5 तक जो भी बच्चों का आकलन प्रपत्र बनाएंगे उसमें जो भी विषय यानी हिंदी का है तो नंबर जो उसको पूर्णांक देंगे वो 45 नंबर का रहेगा। कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों ये भी आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का महत्वपूर्ण तथ्य है और हमारे एसआरजी ग्रुप यानी प्रतापगढ़ ने इससे संबंधित प्रश्न भी तैयार कर रखे हैं, तो आप गौर फरमाइएगा। कुल 15 प्रश्न हैं। कक्षा 3 से 5 में कुल 15 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 5 आत्मनिष्ठ, यानी 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 5 प्रश्न सब्जेक्टिव रहेंगे। जब सत्र की शुरुआत में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे का हमें देखना है सीखने का लेवल क्या है, तो जो भी हम सब्जेक्ट का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसमें 15 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव 5 सब्जेक्टिव रहेंगे। अब कक्षा 6 से 8 तक हमारा पूर्णांक क्या रहेगा? 75 रहेगा। कितना रहेगा? 75। यानी दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। 15 प्रश्न इसमें है तो 45 पूर्णांक हुआ, और इसमें 25 प्रश्न है तो 75 पूर्णांक हुआ। अच्छा, कक्षा 6 से 8 तक 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। दोनों स्तर पर सभी प्रश्नों पर 3 अंक, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। मूल्यांकन परीक्षण के 2 दिन के अंदर ही आप कर लोगे। जैसे आप बच्चे का टेस्ट लेंगे 2 दिन के अंदर बच्चे का पूरा इवैल्यूएशन आपको कर लेना है। अच्छा, मूल्यांकन में जो 3 अंक पाएगा, कोई एक प्रश्न है, आपने एक प्रश्न डिज़ाइन किया है, अगर उस प्रश्न पे उसने सही किया है, का वर्ण अगर उसने पहचान कर लिया तो पूरा 3 में 3 आप दे दिए, तो पूरा का पूरा लर्निंग आउटकम उसे प्राप्त हो गया है। अच्छा, अगर जिस लेवल का आपको एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा कम है, 1 या 2 नंबर अगर आप बच्चे को देते हैं तो आंशिक रूप से लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है। और 0 यानी कोई भी लर्निंग आउटकम, कुछ नहीं बच्चा जवाब दे पा रहा है तो 0 आप लर्निंग आउटकम देंगे। तो आप मान के चलिए दोस्तों, इस आधार पे आप बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 15 नंबर या उससे कम अगर बच्चा पाया है किसमें? 45 में, तो सी कैटेगरी का बच्चा है। 16 से 20 अंक पाया है तो बी कैटेगरी का बच्चा है, और 21 से 45 पाया है तो ए कैटेगरी का बच्चा है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक अगर हम देखें, 25 या उससे कम है तो सी कैटेगरी का बच्चा है। 26 से 34 के बीच में नंबर पाता है तो बी कैटेगरी का बच्चा है, और 35 से 75 के बीच में अगर नंबर पाता है तो ए कैटेगरी का बच्चा है। तो इसी आधार पे अब ध्यान दोस्तों ये आप दीजिए, आपके लिए ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि ए कैटेगरी के बच्चे को छोड़ दीजिए। सी और बी कैटेगरी के बच्चों को 50 दिन का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सी और बी कैटेगरी के बच्चे का 50 डेज का ध्यानाकर्षण शिविर होगा। और ध्यानाकर्षण शिविर में मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरा का पूरा आपको फोकस करना होगा कि सी और बी कैटेगरी के बच्चे को आपको ए कैटेगरी के बच्चे में जो लर्निंग आउटकम है जिस लेवल का, वहाँ तक आपको ले जाने हैं। तो बच्चे को हम कक्षा में रेगुलर ऑब्जर्व करते रहते हैं, बच्चा क्या कर रहा है उसका गुणात्मक और हर स्तर का मूल्यांकन हम करते रहते हैं। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन हर बच्चे का करते रहते हैं और देखते भी रहते हैं कि वो बच्चा क्या सीख रहा है। तो दोस्तों इसको हम जो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको रचनात्मक आकलन कहते हैं, सतत आकलन कहते हैं, सीखने के लिए आकलन कहते हैं, सतत एवं व्यापक आकलन भी कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन भी इसका करते हैं। ये मददगार इस बारे में होता है कि कंटिन्यूअस बच्चों का अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो आपके ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का ही हिस्सा है, क्योंकि इसी माध्यम से बच्चे के बिहेवियर को आप वॉच करके उसके लर्निंग लेवल को आप असेस करके उसके अंदर वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
अब आप कह रहे हैं सर ये क्या है, तो ये भाई मेरे 18 तकनीकें हैं। ध्यान आकर्षण में यही 18 तकनीकें हैं। आप गौर फरमाइएगा। संसाधनों से पूर्ण कक्ष का आपका वातावरण हो, एक तो आपका ये टेक्निक है। अब संसाधनों से पूर्ण आप जानते हैं कि प्रिंट रिच मटेरियल हो, टीएलएम का प्रयोग हो, स्कूल के अंदर जो इंडोर जो वॉल्स हों वो एजुकेशनल एंड डेकोरेटिव हों, बच्चे बहुत ही सेंस ऑफ कंफर्ट फील करें, बच्चे वहाँ होने पर ही एजुकेशनल उनके अंदर पूरा का पूरा बेंट ऑफ माइंड बन जाए। कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, ये भी आपकी एक तकनीक है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो जिनको दिव्यांग बच्चे हैं, दृष्टि विकलांग, उन्हें आप आगे बैठाएंगे ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस उनके ऊपर रहे, और शरारती बच्चों को भी आप आगे बैठाएंगे। कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, ये आपकी सारी टेक्निक चल रही है। रोचक प्रस्तावना है, आप पूर्व अनुभव से बच्चों के अपने नॉलेज को, कंटेंट को जोड़ेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री है टीएलएम। शैक्षिक गतिविधियां, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं। सीखने के लिए बातचीत आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए कार्यपत्रक, कोई भी आप काम दे सकते हैं, सभी को शामिल उसमें कर सकते हैं। सब ग्रुप टास्क दे सकते हैं, पीयर ग्रुप वर्क बना सकते हैं, जोड़ी बना सकते हैं, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक पुष्टि देना, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर, प्रोजेक्ट कार्य। तो ये दोस्तों 18 तकनीकें हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक का कार्य व व्यवहार कक्षा से जोड़ने वाला हो। ध्यानाकर्षण में ऐसा नहीं है कि आप पनिशमेंट का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चे हमारे विभिन्न पृष्ठभूमि के आते हैं। कहीं किसी परिवार का संवेदी वातावरण बहुत ख़राब है, कहीं भग्न परिवार के बच्चे हैं, ब्रोकन फैमिली है, कहीं बच्चे का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर काफ़ी निम्न पृष्ठभूमि का है, तो उसकी वजह से उनमें लर्निंग आउटकम कक्षा के अनुरूप नहीं दिख पाता अन्य बच्चों की तुलना में। कहीं शिक्षक का जो है कठोर और रिजिड व्यवहार होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल व्यवहार नहीं होता है। कहीं शिक्षक का व्यवहार इस कदर होता है कि बच्चे खुद ही पैनिक्ड होते हैं और उन्हें मौखिक या बिहेवियर रूप से जो भी रहता है अभिव्यक्ति के अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो क्लास का जो वातावरण हो वो दंडात्मक नहीं होना चाहिए। जो मनोवैज्ञानिक वातावरण हो उसमें बच्चे सहज महसूस कर सकें, अपने जो भी उनको नॉलेज कंटेंट है उसको एक्सप्रेस कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि ये बातें आप ध्यान रखें। कक्षा में जो पढ़ाने का आपका तरीका हो वो एक तरह से भी माना जाता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये कहता है कि आपका जो वे ऑफ डिलीवरिंग द नॉलेज है वो एक सेम है। तो आपका जो वे ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज है वो बहुस्तरीय शिक्षण का तरीका आपको अपनाना होगा। ये कहा जाता है कि अगर आपके सिखाने के तरीके से बच्चा नहीं सीख रहा है तो आपको वो तरीके अपनाने होंगे कि जिस तरीके से बच्चा सीख सके। तो दोस्तों ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पे ये महत्वपूर्ण तथ्यात्मक संग्रह रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।